गया, जाके चुनाव में दे दिए, कोई कैंडिडेट जीत गया, सरकार बन गई। बनने का अधिकार है। इसके पीछे का इतिहास जो है वो एक सिविलाइजेशन का इतिहास है। ये वोटिंग राइट जो है ये हमारा सिविलाइजेशनल गेम। बहुत लोग शहीद हो गए तब जाकर के एक डेमोक्रेसी। इतना आसान नहीं था, नहीं तो राजा महाराजा का युग था, सामंतवाद था। आप सिटीजन नहीं थे, आप सब्जेक्ट थे, आप जनता प्रजा थे। नागरिक बनने की कहानी एक लंबी कहानी है। कॉन्सेप्ट क्या है राइट टू वोट? राइट टू वोट या एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है? लोग छुट्टी की तरह लेने लगते हैं कि आज कुछ कॉलेज बंद है, ऑफिस बंद है, जाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से नहीं देखना चाहिए। और उस एनसीईआरटी किताब में काफ़ी दिया गया कितना परसेंट वोट पड़ा, कितना लोग नहीं गए, कितनी महिलाएं वोट दी, कितने और सोशल कंपोनेंट्स थे जो वोट दिए। अलग अलग सोशल कंपोनेंट्स से दलित का कितना वोट गया, ओबीसी का कितना गया, महिलाओं का कितना गया, युवाओं का कितना गया। आजकल टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, चुनाव का समय आ गया है तो ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ये एक लंबी कहानी है। ये सिविलाइजेशनल गेम्स है वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे। ये राइट टू वोट है, ये एक सभ्यता की देन है। एक ऐसी सभ्यता जो राजनीतिक चेतना से जुड़ी है, एक ऐसी सभ्यता जो प्रजा से नागरिक बनने की कहानी है। प्रजा से नागरिक बनने की कहानी एक बड़ी जद्दोजहद की कहानी है, उसमें बहुत गहराई है। उसको जब आप पढ़ेंगे, मैं आप लोग से दरख्वास्त करूँगा कि आप पढ़िए और इसकी झलक जो है आपको 11वीं क्लास की किताब में मिल जाएगी। तो पहली चीज़ ये। दूसरी बोलना चाहता हूँ यही, देखिए ये जो वोटिंग है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। आप इसकी कहानी अगर पीछे चले जाएं, क्योंकि हम लोग शुरू ही करते हैं यूनान के इतिहास से। हालांकि हमारे देश में, हमारी परंपरा में भी, हमारी संस्कृति में भी चुनाव की व्यवस्था थी, सभा और समिति की बात हम लोग करते हैं। प्राचीन भारत में भी डिबेट और डिस्कशन की व्यवस्था थी। यहाँ तक कि महिलाओं को तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं का अधिकार की बात शुरू हुई। महिलावाद की शुरुआत 18वीं शताब्दी में मेरी wollstonecraft नाम की एक महिला हुई, उसने आवाज़ उठाई। लेकिन हमारे देश में 6th सेंचुरी BC, आज से 2600 बरस पहले, 2600 ईयर्स अगो, आप जानते हैं गार्गी जो शास्त्रार्थ करती थी, लोगों को शास्त्रार्थ में, डिबेट में, डिस्कशन में, आर्गुमेंट्स में हराती थी। आप जानते हैं मैत्री भी महिला उस समय 6th सेंचुरी BC की महिलाएं थी। तो महिलाओं की चेतना, जागरूकता पश्चिम से बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले हमारे देश में ये चीज़ आ गई थी। और वाद विवाद की प्रक्रिया ये पश्चिम में आधुनिक युग में आया। लेकिन हमारे यहाँ तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, नास्तिकवाद। देखिए बात ऐसी है कि लोकतंत्र और वोट डालने की बात है, इलेक्शन में प्रचार करने की बात है। अगर आप में आर्गुमेंटेटिव कैपेसिटी नहीं, अगर आप लोगों को अपनी बातों समझा नहीं सकते, उनके दिमाग में बैठा नहीं देंगे, खासतौर पर जो नेता होते हैं, तो शायद उनको लोगों का मत नहीं मिलेगा। तो समझाने बुझाने के लिए तर्क शक्ति का होना बहुत जरूरी है। बिना तर्क शक्ति के आप समझा बुझा नहीं सकते। और ये तर्क शक्ति हमारे देश में सदियों पुरानी परंपरा रही है। अमर्त्य सेन नोबेल लॉरिएट है, उनकी एक किताब है आर्गुमेंटेटिव इंडियन, एक बहुत मशहूर किताब है। उस किताब में उन्होंने दिखाया है कि भारत के डीएनए में आर्गुमेंट करना है। डीएनए में क्या ऐसा ही क्यों है, दूसरे तरीके से कहनी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती। हमारी आदत है सवाल खड़ा करने की, और सवाल खड़ा जब करेंगे तो कोई भी अधिनायक नहीं बन सकता है, डिक्टेटर बनने की गुंजाइश नहीं है। कोई अगर सोचता है कि डिक्टेटर वो बनना चाहता है तो शायद भारत में तो नहीं बन सकता है। भारत में सवाल करने की परंपरा ये बहुत पुरानी है। तो मेरे कहने का मतलब है, लेकिन फिर भी इन परंपराओं के रहते हुए अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ाई हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में। जब हम लोग पढ़ते थे BA में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की पढ़ाई ही नहीं होती। हम लोग शुरू करते थे यूनान के इतिहास से, प्राचीन यूनान से, जैसे दर्शन, सभ्यता, सब कुछ यूरोप से ही शुरू हुआ। लेकिन अब वो चीज़ें बदल गई है। ये अच्छी बात है कि हम आज इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ा रहे हैं, BA लेवल में पढ़ा रहे हैं। मैं MA में पढ़ा, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, मैं संजीव रांची से पढ़कर आया तो वहाँ नहीं पढ़ा था। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन जब यहाँ आया तब एंशिएंट नहीं था, एंशिएंट था, ऑप्शनल पेपर था। लेकिन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक कंपल्सरी पेपर था, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते थे, विवेकानंद के बारे में पढ़ते थे। लेकिन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट कंपल्सरी पेपर था। एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट एक ऑप्शनल पेपर था, जिसमें बच्चे जाते थे, जिसमें नहीं जाते थे। मैं नहीं गया था, मैं तो कंपल्सरी वाला ही पढ़ा था।
लेकिन बाद में जब मैं पढ़ा, रिसर्च किया, टीचर बना, तब बात समझ में आई कि अरे ये तो वर्चस्व, जो ज्ञान का वर्चस्व है, ज्ञान की भी राजनीति है। आप समझ लीजिए, हमारे देश पर अंग्रेजों ने, यूरोपियंस ने इतने वर्षों तक शासन किया और ऐसा कर दिया कि हम लोग ओरिएंटल का मतलब जो भावना से ज़्यादा प्रभावित होता है, जो तर्क और विवेक का प्रयोग नहीं करता है, रीजन और रैशनैलिटी का प्रयोग नहीं करता, उसको समझते हैं। तो भावना प्रधान देश है, यहाँ कोई वैज्ञानिक चीज़ें नहीं है, यहाँ मिथ है, जैसे जहाँ जी बोल रहे थे, भूत और प्रेत और क्या चुड़ैल और किसका पैर उल्टा है किसका सीधा है, इसी से सब चलते हैं, जादूगर हैं, ये इस तरह की ओरिएंटल बातें कर दिए। तो यही हम लोग समझते थे और यही एक ज्ञान बन गई थी। ज्ञान के लिए हमें यूरोप जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए था क्योंकि हमारे यहाँ एक 200 वर्ष का लंबा कॉलोनियलिज्म था, तो हम अपनी चीज़ों को जान नहीं पाए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हम ज्ञान की राजनीति जाने, 18वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ बड़े बड़े विचारक आए, 18वीं शताब्दी में बहुत सारे विचारक आधुनिक युग में हुए जो अंग्रेजों को चुनौती देना शुरू किए। बहुत सारे यहाँ पर केंद्र थे, दर्शन के केंद्र थे, बनारस, मिथिला, बंगाल, दक्षिण भारत, ये बहुत सारे केंद्र थे जहाँ पर कि तर्क की शिक्षा दी जाती थी, सांख्य दर्शन की पढ़ाई होती थी, वेदांता की पढ़ाई होती थी। और इतना गूढ़ पढ़ाई है कि आप अगर अपने संस्कृति की तरफ देखेंगे तो लोकतंत्र और वोट की बात आप पश्चिम से बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत आगे हैं। और आपको लगेगा कि हमारे यहाँ जो हमारा इतिहास है, जो हमारा दर्शन है, संस्कृति है, इसके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश में भले इमरजेंसी आ जाए, भले ही कोई डिक्टेटर बनने की कोशिश कर ले, लेकिन वो चलेगा नहीं। थोड़े समय के लिए चल जाए, लेकिन बाद में जिंदाबाद मुर्दाबाद होके ही रहेगा, ये मन में पूरा विश्वास रखिए। कोई खुदा नहीं होता है। और हमारे यहाँ तो कबीरदास बोल कर गए हैं, सुखिया सब संसार खाए और सोए, दुखिया कबीरदास जागे और रोए। मतलब जो सोचने वाला होता है, समाज के बारे में सोचने वाला होता है, वो जागता है और रोता है कि ऐसा क्यों है, लोग दुखी क्यों हैं, लोग सुखी क्यों नहीं है, मुट्ठी भर लोग ही क्यों फायदा उठा रहे हैं, सबके पास पढ़ाई क्यों नहीं है, सबके पास नौकरी क्यों नहीं है, सब हंसता क्यों नहीं, सब स्वस्थ क्यों नहीं है, बीमार क्यों है, किसी के पास इलाज के पैसे नहीं है, किसी के पास घर नहीं है। ये सोचने के काम जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वे ये सब काम को करते हैं। और उसी ज्ञान का एक हिस्सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। पूरी तरह समग्रता के साथ तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन अब आजकल तो तीन ही पीरियड हो गया। हम लोग तो 5 पीरियड पढ़ाने वाले थे, मैं तो रिटायर कर गया हूँ, लेकिन पहले अब तो 3 ही पीरियड हो रहा है। तो 3 पीरियड में कितना आप ज्ञानी बन पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्ञान देने की समग्र ज्ञान जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज से पास आउट कर जाएंगे, जब स्वाध्याय करेंगे, जब खुद में चेतना आएगी, तो संभवतः आप ज्ञान को समझ सकते हैं। सब संभवतः आप भारतीय ज्ञान मीमांसा को समझ सकते हैं, भारतीय दर्शन की परंपरा को समझ सकते हैं। तो ये एक बात है। लेकिन फिर भी चूंकि पुरानी आदत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदत जल्दी जाती नहीं, मेरी भी नहीं गई। तो उस पुरानी आदत को दोहराते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये वीवीपैट है और ये इलेक्शन का बटन दबाना है, क्या करना है, सच है झूठ है, ये तो आज है। लेकिन इसके पहले यूनान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी था। लोग एक जगह असेंबल होते थे और डायरेक्ट अपनी बातों को रखते थे, कानून बनाना है, प्रशासन कैसे करना है, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधारना है। उसमें एक डायरेक्ट सिस्टम था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो मैं बहुत अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। ये बता दूँ कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी था और सबको, सभी सिटीजन्स को, जो नागरिक थे वहाँ पर, उनको अधिकार था कि उस बहस में, उस असेंबली में इकट्ठे हो जाए। और आपको पता है नागरिकों को पैसा मिलता था। यूनान में ये बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसी प्राचीन यूरोप के परंपराओं में, दर्शन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि पढ़ने और समझने लायक बातें हैं। तो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात जो एथेंस में बात थी, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानने लायक, जिसको समझना जरूरी है। बहुत बड़े बड़े दार्शनिक वहाँ पर हुए प्राचीन यूनान में। आप लोग सोक्रेटिस का नाम जानते हैं, सुकरात का नाम जानते हैं, आप लोग प्लेटो का नाम जानते हैं, आप लोग अरिस्टोटल का नाम जानते हैं। वैसे तो यूरोप में सबसे पहला विचारक जो हुआ वो थेल्स हुआ, THALES। थेल्स बोलते हैं, कोई थेल्स बोलता है, अब उनका एक यूनानी भाषा है। लेकिन हमारे यहाँ जब वो थेल्स हुआ 6th सेंचुरी BC में,
यहाँ पर 1500 वर्ष पहले से दर्शन की परंपरा थी। ये भी एक अजीब सी बात है। जब 6th सेंचुरी में थेल्स हुआ, उस समय बुद्धिज्म फ्लरिश कर रहा था, जैनिज्म फ्लरिश कर रहा था, अपने सीमा पर था, और बुद्धिज्म और जैनिज्म वैदिक सभ्यता के खिलाफ हुआ कराए थे। आपको मालूम होना चाहिए। आपको पता है ना कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो दोनों ही जो ये धर्म से ज्यादा दर्शन है, और उससे में जो डोमिनेंट रिलीजन था उसके खिलाफ उभर कर आए। फिर बाद में शंकर आए, शंकराचार्य आए, अद्वैत फिलोसफी को रखे, तो ये प्रक्रिया चलते रही। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्राचीन यूनान है वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, नागरिकों को सभी को अधिकार था, और नागरिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए उन्हें मेहनताना दिया जाता था, पैसे मिलते थे, ताकि सभी नागरिक शहरी जीवन में, सिटी स्टेट्स, पॉलिस बोलते थे, पॉलिस के जीवन में भाग ले सके, हिस्सा ले सके, उसके लिए था। लेकिन एक साथ उसके साथ एक और दूसरी भी बात थी। जैसे नागरिकों की संख्या बहुत कम होती, बहुत सीमित होती थी। एक नगर राज्य की अधिक से अधिक आबादी बहुत कम थी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र तभी संभव है जब आबादी कम हो। 10,000 15,000 होती थी आबादी, तो वहाँ पर आप, और उस 10-15 हज़ार में भी सभी को नागरिकता के अधिकार नहीं मिले हुए। जो महिलाएं थी उनको तो नागरिकता के अधिकार मिले हुए नहीं थे। अब देख लीजिए, महिलाओं के बारे में पश्चिम में तो बड़ा ही मतलब अपमानजनक दृष्टि रहा है। इवन 19वीं-20वीं शताब्दी तक एक नीत्शे जर्मन विचारक है, नीत्शे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसने कहा कि जिस समाज में महिलाएं अगर प्रगति कर रही हैं तो उस समाज का नाश निश्चित है। ये 1900 में मरा है, 1900 में मरा, वो ये बात कर रहा है। तो ये जो महिलाओं के प्रति अपमान का बोध, ये आपको प्राचीन यूनान में ही जो चीजें दिखाई देती थी। महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, गुलाम को वोटिंग राइट्स नहीं था, जो रेजिडेंट एलियंस थे, जो बाहर विदेशी लोग थे उस देश में, उनको अधिकार नहीं था। और गुलाम, महिलाएं और रेजिडेंट एलियंस, ये 70% है। तो 30% लोग ही नागरिक अधिकारों से सुसज्जित थे। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, जनसंख्या कम थी तो ये संभव था। लेकिन आज जब जनसंख्या इतनी करोड़ों की संख्या में, कहीं एक जगह इकट्ठा करके करोड़ों से डिसीजन ले सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आ गया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब आप पूरा देश, पूरी जनसंख्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया। वहाँ से अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव चुनाव लड़ेंगे, और उस चुनाव में लोग अपना मत देंगे। जो जीत जाएगा वो प्रतिनिधि बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, और वही आकर MP MLA जो भी है बन करके, थोड़ा बहुत अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात अगर आप करें तो आप देख सकते हैं पंचायत ग्राम सभा के लेवल पर आप देख सकते हैं, या कभी रेफरेंडम वगैरह होता है तो उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन वो भी अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ से नहीं है। गोपनीयता होता है, चुनाव में किसको आप मत दे रहे हैं वो भी गोपनीयता है। हम लोग स्टाफ एसोसिएशन में, स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उसमें भी कभी कभी किसी को पता नहीं चले तो स्लिप बना करके डालते हैं। तो उस तरह की जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, ये आधुनिकता के देन है। ट्रस्ट हम नहीं करते। गोपनीयता के पीछे भी बहुत बढ़िया दर्शन नहीं है, क्योंकि आप पर मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि आपसे मैं भयभीत हूँ, आपके पास सत्ता है, आप नुकसान कर सकते हैं। तो डर और भय से मुक्त होकर के मैं अपने विचार को व्यक्त कर सकूँ, तो एक पर्ची में करके और डाल देंगे। तो आधुनिकता में सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। आधुनिकता ट्रस्ट के आधार पर नहीं है। आधुनिकता का आधार जो है मिसट्रस्ट है, और मिसट्रस्ट से कैसे पाला पाया जाए उसका एक नमूना चुनाव में मत देना भी है। चाहे मत आप पंचायत में दें, चाहे आप लोकसभा और या विधानसभा के लिए वो उसमें दें, तो वो है। तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इस वजह से चुनाव है, इस वजह से मत देने का अधिकार है। लेकिन मत देने का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है। ये आपको व्यक्ति के, नागरिक के सेल्फ रिकग्निशन, इट इज ए रिकग्निशन ऑफ माई सेल्फ। हमारे पास राजनीतिक सशक्तिकरण है, हमारे पास एक राजनीतिक अधिकार है, और उस राजनीतिक अधिकार को पूरी स्वायत्तता के साथ, पूरी ऑटोनॉमी के साथ हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मत देने का अधिकार एक उसका सिद्धांत है, 1 पर्सन 1 वोट, 1 पर्सन 1 वोट। ये एब्सोल्यूट पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है। उसमें कोई भी, कि आप पैसे वाले हैं या बहुत पढ़े लिखे हैं, या आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भेद नहीं है। एक व्यक्ति होगा, उसके पास एक अधिकार होगा। तो इससे बड़ा पॉलिटिकल इक्वालिटी का कोई दर्शन हो ही नहीं सकता है। मत का अधिकार, राइट टू वोट जो है, ये एक ऐसा अधिकार है जो एक राजनीतिक बराबरी क्रिएट करता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्रिएट करता है, राजनीतिक समानता की स्थापना करता है।
और इस राजनीतिक समानता को कैसे, आप देखिए कोई भी सरकार बनती है या कोई भी अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी को हम वैध तभी समझेंगे जब लोगों का कंसेंट, लोगों की स्वीकृति नहीं होगी तो कैसे उस अथॉरिटी को, उस पावर को हम वैध नहीं कर सकते, लेजिटिमेट पावर उसको नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में लेजिटिमेट पावर की बात है। लेजिटिमेट पावर कैसे बनेगा, लेजिटिमेट सत्ता कैसे लोगों के हाथ में आएगा, वैध सत्ता कैसे आएगा, लोगों के कंसेंट से आएगा। लोग अपने कंसेंट को कैसे देंगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के माध्यम से देंगे। अपने कंसेंट को, अपनी स्वीकृति कैसे देंगे कि इस कैंडिडेट के लिए, इस पार्टी के लिए, इस नेता के लिए। कंसेंट देने का तरीका पार्टिसिपेशन, और इलेक्शन से बड़ा पार्टिसिपेशन और कुछ हो नहीं सकता है। इलेक्शन पूरे देश में एक तरह से उत्सव का माहौल होता है। लोग पूरे कपड़े पहनकर सुबह सुबह जाकर वोट डालते हैं, दोपहर में डालते हैं, 5 बजे से पहले, 5:30 बजे से पहले देखेंगे लंबी लाइन, जो लेट लतीफ है वो भी पहुंच जाते हैं देने के लिए। तो ये एक पार्टिसिपेशन का नमूना है। उस पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम अपने मत को देते हैं, और उस मत की गिनती के बाद जो जीत जाता है वो प्रतिनिधि बन जाता है। पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, कैंडिडेट पार्टी के होते हैं, तो जिस पार्टी के पास 50 से एक अधिक हो गया वो सरकार बना लेता है। यही होते रहा है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये वोटिंग का तरीका ही है। वोटिंग का तरीका में अलग अलग हो सकता है। फर्स्ट पोस्ट पास्ट, एक हमारे यहाँ फर्स्ट पोस्ट पास्ट है। जरूरी नहीं है कि जितना परसेंट वोट मिला है, कम परसेंट वोट मिलने पर सीट भी अधिक हो सकती है। इसमें भी बहुत सारी कमियाँ हैं। ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है। जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को 50% वोट मिला है लोगों को, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मोदी जी की सरकार है, ये 38% पर शासन 10 साल से कर रही है। उसके पहले यूपीए की सरकार थी, उसके पास भी 50% नहीं वोट था। तो ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट में ये है कि वोट परसेंटेज कम मिलने के बाद भी सीट अधिक मिल सकती है आपको। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में ये चीजें हो जाती हैं। तो ये है इसकी बात है। दूसरी देने का मैं 2-3 मिनट और बोल लग रहा है कि मैं कुछ इस तरह की बातें कर रहा हूँ जो मैं क्लास लेना शुरू कर दिया। क्लास के नाम से बच्चे डरते हैं, तो मैं डराना नहीं चाहता हूँ। देखिए बात ऐसी है, मैं कह रहा था कि मत का अधिकार जो है ना, ये एक ऐसा अधिकार है जो आपको, इससे सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, यू आर सिविलाइज। हमारे अंदर सिविक वर्चूज हैं। झा जी ने कहा कि आप मत देना जरूरी है। अपने रिश्तेदारों को, चाचा को, चाची को, नाना को, नानी को, काका को, काकी को, सबको बुलाइए। ये एक सिविल राइट्स है। ये सिविल राइट्स अगर इसका आप प्रयोग नहीं करेंगे, लोकतंत्र में मिला है, इसके प्रयोग करने से बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। देखिए परिवर्तन के लिए लोग रेवोल्यूशनरी वायलेंस करते हैं, खून खराबा करते हैं, और तब परिवर्तन करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में मत के माध्यम से आप ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जो कि अस्थायी परिवर्तन होगा। खून खराबा से सोवियत यूनियन में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, स्टालिन आ गया, अभी पुतिन है। चीन में खून खराबा से परिवर्तन हुआ, उद्देश्य बहुत नेक, बहुत बातें हुई कि बहुत एकदम बराबरी आ जाएगी, इग्लिटेरियन सोसाइटी बन जाएगा। लेकिन आज क्या है, आज वहां पर आजीवन के लिए प्रेसिडेंट बन गया ली। लेकिन ये मत देने का ही अधिकार एक ऐसा है जो कि आप बहुत बड़े परिवर्तन कर सकते हैं बिना खून खराबा किए, सिविलाइज तरीके से। आप इंसानियत का प्रदर्शन करके, इंसानियत के माध्यम से कालजयी परिवर्तन ला सकते हैं। कालजयी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये चुनाव की ताकत जो है, चुनाव की शक्ति जो है, पावर ऑफ बैलेट, पावर ऑफ बैलेट इज मच स्ट्रॉन्गर देन पावर ऑफ बुलेट। पावर ऑफ बुलेट में वो ताकत नहीं है जो पावर ऑफ बैलेट में है। गांधी ने ये चीजें साबित कर दिया कि भाई जिसके राज्य में सूरज डूबता नहीं था, किसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, ब्रिटिश राज्य में सूरज नहीं डूबता था, लेकिन उस राज्य को भी गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से पराजित कर दिया। और यही सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप चुनाव और मत की जब हम बात करते हैं तो बात समझ में आती है कि किस तरह से ये स्थापित हो पाया, किस तरह से बड़े बड़े परिवर्तन ये कर देता है। आप देखिए भारत में थोड़े समय के लिए इमरजेंसी लग गया था, प्रेस पर सेंसरशिप लग गया था, विरोधी दल के सारे लोग जेल में थे। लेकिन कैसे इमरजेंसी खत्म हुआ? मत के माध्यम से। लोगों ने वोट में इंदिरा गांधी को, जिसने इमरजेंसी लगाया उसको भी हरा दिया, वोट डालकर हरा दिया ना भाई। फिर से डेमोक्रेसी फिर से वापस आ गई। जो राजनीतिक कारणों से जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था उनको फिर जेल से छोड़ना पड़ा। मत के माध्यम से
जो हमारे इतिहास में जो पीछे रह गए थे, जो पीछे छूट गए थे, हमारे दलित भाई, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जो छूट गए थे, उनको कैसे बराबरी लाया जाए। उनको इतना इतिहास में प्रताड़ना और इतना शोषण और अपमानित किया गया कि उनको बिना विशेष सुविधा दिए हुए आप बराबरी में नहीं ला सकते थे। और लोकतंत्र एक बराबरी का समाज स्थापित करता है। मैंने बताया ना 1% 1 वोट, उसमें चाहे अंबानी अडानी हो, चाहे एक मजदूर हो, दोनों के मत का एक ही वैल्यू है। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है। तो मत के माध्यम से इतना बड़ा सामाजिक न्याय जो आप इस देश में देख रहे हैं कि मायावती भारत के सबसे बड़े राज्य की 2 मुख्यमंत्री बन गई ना बन गई, एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल की टीचर और एक ऐसे समाज से आने वाली महिला। ये मत का ही कृपा, ये मत की ही ताकत थी कि भारत के सबसे बड़े राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो ये मत को आप समझते क्या? ये मत ऐसा कर सकता है, ऐसा ये दिखलाता है कि मत मनुष्य में सोचने और समझने की असीम क्षमता है। हमारे और आपके अंदर सोचने समझने की असीम क्षमता है। उस क्षमता का अगर हम प्रयोग करेंगे तो ऐसी व्यवस्था बना देंगे, एक ऐसा लोकतंत्र बनाएंगे जहां पर लोगों के विचार, लोग ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और उस विचार और उस विचार का नतीजा है, उस गहराई से सोचे हुए का नतीजा है कि हमको वोट देने का, राइट टू वोट, मत देने का अधिकार हमें मिला। आप देख लीजिए भारत में जो आज भी दलित समाज को जितनी प्रताड़ना सहना पड़ा, जितने अपमान का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद अंबेडकर ने कहा कि दलितों के उद्धार का एक ही रास्ता है, लोकतंत्र। क्रांति नहीं, रेवोल्यूशन नहीं। रेवोल्यूशन जब होता है, देखिए रेवोल्यूशन करना आसान है, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है उस पर भी सोचना जरूरी है। आप उमंग में आकर के मास मूवमेंट, एक इफोरिया क्रिएट कर देते हैं, एक हिस्टीरिया क्रिएट करके लोगों को खून खराबा पर आमादा कर देते हैं। उसके बाद खून खराबा शांत होने के बाद किस तरह का समाज बनाते हैं? स्टालिन आ जाता है, माओ आ जाता है, पुतिन आ जाता है, ली आ जाता है। यही खूनी क्रांति का अंतिम परिणाम है। लेकिन वोट का अंतिम परिणाम, वोट का अंतिम परिणाम सिविलाइजेशन है। आपकी ऐसे समाज को बनाते हैं जिस समाज में बराबरी का भाव होता है, जिस समाज में सबको स्वतंत्रता का अधिकार मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। भारत में भी ये ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र और वोट देने का अधिकार अपने आप हो गया। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो पता चलता था कि वो बैलेट पेपर होता था, उस समय बक्सा लेकर भाग गए, बूथ कैप्चर कर लिए। लेकिन एक चुनाव इलेक्शन कमिश्नर आए थे, टी.एन. शेषन, और टी.एन. शेषन का जो चेयर है अभी, हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर आशुतोष कुमार, फर्स्ट चेयर उन्हीं को मिला है, चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस के। तो टी.एन. शेषन ने कहा कि हम लोकतंत्र में बोगस वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग और हिंसा होने नहीं देंगे। हर जगह कैमरा लग गया, क्या हो रहा है, कैसे वोट फेयर हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज जो फेयर इलेक्शन हो रहा है हमें मालूम है, हम देख सकते हैं, 7 सेकेंड ही में भले देखें, लेकिन 7 सेकेंड में पता तो चल जाएगा कि मैंने किस कमल पर डाला, कि पंजा पर डाला, कि साइकिल पर डाला, कि मोटरसाइकिल पर डाला, कि हवाई जहाज पर डाला। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मत का अधिकार, ये बहुत, मैं हाजी को और कॉलेज के प्रिंसिपल को, प्रमोद कुमार जी को, पंकज जी को, जितने भी आप